नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया अलायंस यानी विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी तीसरी बैठक होने जा रही है। ये बैठक जो है चुनावी दृष्टिकोण से खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये माना जा रहा था कि इसके पहले की जो दो बैठकें हुई, यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई, ये एक तरीके से विपक्षी दलों का केवल ताकत दिखाने का माध्यम था, शक्ति प्रदर्शन का माध्यम था कहीं ना कहीं। पर अब जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में कई सारे अहम मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो जिनको लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातचीत होने की संभावना बताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन वहाँ पर निकलेगा 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में। बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में इस बैठक को लेकर के। और इस बैठक की जो पूरा सिस्टम, जो अगुवाई का जिम्मा मिला है, जो इस बैठक को आयोजन का जो जिम्मा है, वो कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का है। साझे रूप से ये तीनों दल जो है इस पूरे बैठक को सफल करने में, इस बैठक को आयोजित करने में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है, इसको जो है इस तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। और ये भी तय है कि बैठक के एक दिन पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार फिर से एक बार मीटिंग करेंगे और इसका पूरा जो है वो फाइनल जायजा लेंगे। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। अब बात इसकी कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर वाली। जब पहले दो बैठकें हो चुकी हैं तो फिर ये बैठक भी वैसी नॉर्मल मान ली जाए, पर ऐसा नहीं है। दरअसल इस बैठक में मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दे सुलझने की बात हो रही है, आने वाले समय के हिसाब से चीज़ों को कॉन्क्रीट करने की बात हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जो है वो 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन निकल जाएगा और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के जो तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो लोगों के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, उन सवालों के सारे जवाब यहाँ मिल जाएंगे और उसके बाद भाजपा के पास कोई सवाल नहीं बचेगा। इसके साथ साथ जो ये बैठक है वो इसलिए अहम हो जा रही है कि इस समय पर शरद पवार को लेकर के खासी सियासी चर्चाएं हो रही हैं। सियासत गरमाई हुई है महाराष्ट्र की। बार बार शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात के बाद ये बात कही जाती है कि आने वाले समय में शरद पवार कहाँ जाएंगे। कांग्रेस से लेकर के शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट तक ने ये बात कह दिया कि भाई शरद पवार की जो मुलाकात है उससे पार्टियों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूज़न हो रहा है, आम जनता में कन्फ्यूज़न हो रहा है। इन सबको दरकिनार करते हुए शरद पवार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे हैं और तीखे हमले कर रहे हैं, करारा प्रहार कर रहे हैं। ये जो है, और साफ साफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो कहीं जा नहीं रहे, कहीं भारतीय जनता पार्टी में के साथ वो जाने की उनकी कोई संभावना नहीं है। और इसके पीछे वो तर्क भी दे चुके हैं कि एनसीपी और भाजपा का जो वैचारिक हिसाब किताब है वो बहुत बहुत अलग है और ये दोनों एक वेवलेंथ पे नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो कहीं जा नहीं रहे। तो इन सब संभावनाओं के बीच में दरअसल एक चर्चा ये भी है कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उलझा रखा है और भारतीय जनता पार्टी उधर उलझी हुई है, दूसरी तरफ शरद पवार इंडिया को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैसे? चर्चा ये हो रही है कि कई सारे क्षेत्रीय दल, तमाम प्रदेशों के अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं, वो इंडिया गठबंधन में आने के लिए प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनको लिया जाए। इन सबके बीच में खबर सबसे जो महत्वपूर्ण आ रही है वो ये कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो महाराष्ट्र में बैठक होनी है, उसमें महाराष्ट्र का एक संगठन है जिसको बैठक में आमंत्रित कर लिया गया है। बैठक में आने के लिए उनको बुलावा भेज दिया गया है। यानी ये कि जो 26 दल कहे जा रहे थे, वहाँ पर अब लगभग 27 दलों की बात हो सकती है। देखा जा सकता है कि वहाँ पर 27 दलों के नेता उपस्थित होंगे। यानी शरद पवार, भारतीय जनता पार्टी उधर उलझी हुई है और शरद पवार इधर एक एक करके जो है वो महाराष्ट्र से उन्होंने शुरुआत इसकी कर दी है कि वो दलों को जोड़ने का काम, जो कहा जा रहा था कि शरद पवार बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो धीरे धीरे दिखाने में लग गए हैं। अब हम लौटते हैं इंडिया की तीसरी बैठक पर।
इस बैठक की तैयारी जोर शोर से वहाँ पर चल रही है। खबर ये है कि जो हयात होटल है उसमें जो नेताओं के आगमन की बात है, करीब करीब 170 कमरों की बुकिंग कर दी गई है और भव्य स्वागत की तैयारी वहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से की जा रही है। सुरक्षा सहित सारे जो इंतजाम है बेहद पुख्ता हैं, क्योंकि इसमें 5 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे इस बैठक में, जिसमें MK स्टालिन हैं तमिलनाडु से, नीतीश कुमार बिहार से, हेमंत सोरेन झारखंड से, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इसके चलते सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ते इंतजाम होंगे। अब हम बात करें मुद्दों पर। 26 दलों के करीब 80 नेताओं के इस बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहाँ पर बात ये हो रही है कि सबसे पहली जो चीज़ बताई जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो ये कि वहाँ से इंडिया का लोगो जारी हो सकता है। इंडिया का एक साझा लोगो जारी होने की बात है। बताया जा रहा है कि जो तमाम नेता हैं उनको लोगो 3-4 लोगों के डिज़ाइन जो है वो भेज दिया गया है और अब बैठक में जिस लोगों पर सबसे ज़्यादा सहमति बनेगी, जिस एक लोगों पर, वो लोगो फाइनल करके इंडिया का लोगो माना जाएगा और उसको वहाँ से जारी कर दिया जाएगा। इस लोगों के अलावा और भी कई सारे मुद्दे, जिसमें सबसे अहम मुद्दे की जिसकी बात होती है वो है सीटों का बंटवारा। सीटों के बंटवारे को माना जा रहा है कि वहाँ पर फॉर्मूला तय हो जाएगा किस तरीके से सीटें बटेंगी, क्योंकि लगातार तमाम जो सियासी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु की बैठक में भी उस मुद्दे को उठाया था, पर इसको महाराष्ट्र की बैठक तक के लिए टाल दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। तो सीटों का जो बंटवारा है, वो जो तमाम क्षेत्रीय दल जहां पर मजबूत हैं उस जगह पर वो ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर छोटे भाई की भूमिका में रहे। अब कांग्रेस चूंकि पहले ही ये कह चुकी है कि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही है, इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रही है, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस ऐसी जगहों पर जहां पर उसका आधार कमज़ोर है और क्षेत्रीय दलों का आधार मजबूत है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो या ऐसे अन्य राज्यों की, तो उस परिस्थिति में क्या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आने को तैयार है? अगर छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस आती है तो निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय माना जाएगा और एक सीट पर एक उम्मीदवार जो उतारने की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा चुनावी दृष्टिकोण से, चुनाव के परिणामों के लिहाज से। और जब कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आने को तैयार हो जाएगी तो फिर ये तय है कि सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और इंडिया गठबंधन को लेकर के उठ रहे सबसे बड़े सवाल पर वहीं पर विराम भी लग जाएगा। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं जो है वो बेंगलुरु की बैठक से पहले से चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि मुंबई जो महाराष्ट्र की बैठक है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लगभग फाइनल हो जाएगी, वहाँ पे घोषणाएं भी हो जाएंगी उन नामों की। 11 सदस्यीय कमेटी का प्रस्ताव ऑलरेडी हो चुका है और जिसमें एक चेयरमैन और एक संयोजक बनाने की बात हो रही है। संयोजक की भूमिका पर लगभग नीतीश कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है, वहीं चेयरमैन को लेकर के सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है, उसके बाद शायद शरद पवार का नाम भी चल रहा है, उसके बाद शरद पवार के होने की संभावना भी हो सकती है अगर सोनिया गांधी जो है उसका चेयरमैन बनना स्वीकार नहीं करती। हालांकि सोनिया गांधी के पास यूपीए जो गठबंधन था उसकी वो चेयरमैन रही हैं और उसकी सफलता जो है वो सारे नेता देख चुके हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी सबसे महत्वपूर्ण नाम उसमें होंगी बतौर चेयरमैन। साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलावा ये भी हो रहा है कि चुनाव के जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होगी और मुद्दों को जो है वो फाइनलाइज भी करने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि ये तय हो जाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इंडिया के गठबंधन के जो दल हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और हो सकता है कि मैनिफेस्टो तक का काम यहाँ पर लगभग तय कर लिया जाए कि किस तरीके से मैनिफेस्टो आएगा, कैसे चुनावी घोषणा पत्र आएंगे, कैसे ये घोषणाएं की जाएंगी। जाति जनगणना की जो बात हो रही है उस पर वो काफ़ी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इंडिया के मुद्दे में, इंडिया के घोषणा पत्र में जाति जनगणना का जो मामला है वो ज़रूर से ज़रूर रहेगा और लगभग सारे जो सियासी दल हैं इंडिया के गठबंधन के अंदर वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर तैयार हो गए हैं। ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी अहम होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार भागती हुई देखी जा रही है इस मुद्दे से और जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में बिहार की सरकार जब सर्वे करा रही थी, जाति सर्वे, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों की तरफ से जो है वो केस दायर किए गए और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा हुआ है। तो
इस तरीके के जो मामले हैं, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, ये भी माना जा रहा है कि इंडिया के इस बैठक में तय हो जाएंगे। अब जब ये मुद्दे तय हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम जो बात कर रहे थे कि तमाम जो सवाल हैं लोगों से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, उन पर विराम लग जाने का काम यहाँ पर इंडिया के इस गठबंधन में, इस बैठक में हो जाएगा। अब जब इंडिया के गठबंधन का यहाँ पर जो सवाल जो उसको लेकर के उठ रहे थे, जब उन पे ऊपर विराम लग जाएगा तो फिर इंडिया के पास केवल और केवल मुद्दों पर फोकस रहने का काम रहेगा। और वो जिस तरीके से कांग्रेस बीते कुछ चुनाव से देखी जा रही है कि वो लगातार स्थानीय चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ती है, स्थानीय मुद्दों पर बात करती है। इवन देखा जाए तो जो मुद्दों की बात है वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, एक ही प्रदेश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो लोगों की मांगे हैं, जिस तरीके की उन मुद्दों और उन मांगों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाने के साथ साथ चुनावी गारंटियां देने का काम कर रही है और सरकार बनने के बाद उसको त्वरित गति से लागू करती हुई देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हम ये उदाहरण देख चुके हैं। ऐसे में अब ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब चुनावी मुद्दे फाइनल हो जाएंगे, कन्वीनर जो कमेटी फाइनल हो जाएगी, जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा, तो फिर किसी तरीके का विवाद का फिर जो रास्ता है वो शायद रहता हुआ फिर दिख नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं रहता है, विवादों वाली स्थिति जब खत्म हो जाती है, तो निश्चित तौर पर जो संगठन है वो एक साथ मिल करके, एक रूप होकर के और अपने को जमीन पर मजबूत करने के लिए उतर जाएगा। और ये जो स्थिति बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज नहीं होगी, आसान नहीं होगी उस स्थिति से पार पाना। खासकर जिस फॉर्मूले की बात शुरुआती दौर से हो रही है कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, यानी साझे विपक्ष का एक उम्मीदवार जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने उतरेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो समीकरण आसान नहीं होंगे, चाहे वो जितने भी कोशिशें कर लें। जिस तरीके से बीते चुनाव में देखा गया था, उन अंतरों को भी अगर हम जोड़ लें तो वो जो अंतर है, जब मार्जिन की बात हो जाती है कहीं ना कहीं पहले और दूसरे स्थान की, तीसरे स्थान की, तो वो निश्चित तौर पर दूसरे तीसरे स्थान के जोड़ जो है वो तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले हुए वोट से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में ये सारी जो कवायदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं लगातार बढ़ा रही हैं। और उसमें शरद पवार की जो भूमिका थी, जिस भूमिका की चर्चा के साथ हमने आज की इस बातचीत की शुरुआत की थी, वो भी खासी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ शरद पवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि अजीत पवार को बार बार वो मीटिंग के लिए भेजते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। वहीं दूसरी तरफ इस मौके को भुनाने में शरद पवार जो है उस राजनीति में चूँकि माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और वो माहिरता जो है वो कहीं ना कहीं वो दिख भी रही है, दिख भी गई कि एक तरफ बीजेपी बार बार अजीत पवार को भेज करके कंफ्यूज करना चाहती थी, वहीं इन सारी उलझनों के बीच में शरद पवार धीरे से एक और संगठन जो है, एक और अपने गठबंधन में साथी नया लेकर के आने की तैयारी में लगे हुए थे। तो इस तरीके की जो सियासत है शरद पवार की, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उलझी हुई है और इससे धीरे धीरे भारत इंडिया जो गठबंधन है वो और ताकतवर बनता जा रहा है। तो शरद पवार काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है और ये जो सारी कवायद है उसको वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्र सरकार की तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, चाहे वो अडानी अंबानी का मामला हो, मणिपुर का मामला हो या फिर चीन के द्वारा भारतीय ज़मीन पर कब्जे की बात हो। वो हर जगह पर पहुंचते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और फिर उस पूरी सच्चाई को लोगों के सामने रखने का काम कर देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ाती चली जा रही हैं और देखना ये होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का सामना करती है और किस तरीके से इंडिया गठबंधन के जीत के दावे को जो है वो अपनी जीत में बदल पाती है। बहरहाल इसके लिए हमें आने वाले समय का इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।